डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम लोग सॉल्व करते हैं राजनीति विज्ञान का एक बेहद महत्वपूर्ण पार्ट या उसका सेक्शन क्या है, तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। और ये जो एमसीक्यूज जो हैं क्वेश्चंस हैं आपके जो एनटीए नेट के द्वारा आयोजित परीक्षा होती है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केवल नेट के लिए नहीं, जो भी छात्र एमए में हैं या जो बीए थर्ड ईयर के जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन लोगों को भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ना है। तो आइए बिना देर किए हुए सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी जो तुलनात्मक राजनीति है उससे संबंधित एमसीक्यू। तो आइए सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको तुरंत पता चल जाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप अपने उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। पहला ही क्वेश्चन है आपका, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि तुलनात्मक राजनीति का जनक कौन है। तुलनात्मक राजनीति का पहला ही क्वेश्चन यहीं से शुरुआत होता है कि आपको पता होना चाहिए कि तुलनात्मक राजनीति का जनक कौन है, यानी हु इज़ द फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो तुलनात्मक राजनीति का जो जनक है अरस्तु है, क्योंकि ये लगभग अपने ज़माने में 158 देशों के संविधानों का बाकायदा अध्ययन किया और उनसे संबंधित निष्कर्ष निकाले। वहीं से तुलनात्मक अध्ययन शुरू होता है, राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन शुरू होता है। इसी वजह से अरस्तु को हम तुलनात्मक राजनीति का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अरस्तु ने कितने देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। तभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अरस्तु ने जो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन शुरू किया तो उसके लिए उसने लगभग 158 देशों के सरकारों का अध्ययन किया या देशों के संविधानों का अध्ययन किया। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 158। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है। द प्रिंस जो है उस पुस्तक के लेखक कौन है, अरस्तु, हॉब्स, रूसो या मैकियावली। तो द प्रिंस पुस्तक के लेखक मैकियावली हैं। याद रहे मैकियावली ही जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक है, क्योंकि उसने धर्म और राजनीति को दोनों एक दूसरे से पृथक किया। इसलिए हम इसको मैकियावली को आधुनिक राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक के तौर पर जानते हैं। और उसकी एक और फेमस पुस्तक है द आर्ट ऑफ वॉर। क्वेश्चन नंबर 4 है द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज की पुस्तक के लेखक कौन है, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स या प्लेटो। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक आपके मॉन्टेस्क्यू हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी। प्लेटो, सर हेनरी मैन, जेम्स ब्राइस, सिले। तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम का जब आप पॉलिटिकल साइंस का कोई सा भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे या पीजीटी का हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि ये जो जनरल से क्वेश्चन है मॉडर्न पुस्तकों के नाम या और भी आगे थ्योरी से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे हमेशा उनका सामना होता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए और गौर से पढ़िए ताकि आपका एग्ज़ाम कोई सा भी उसके लिए आपकी बेहतर तैयारी हो सके। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं आपके जेम्स ब्राइस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एंशिएंट लॉज पुस्तक के किसने लिखी। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। वुड्रो विल्सन, जेम्स ब्राइस, सर हेनरी मैन या प्लेटो। तो आप जैसे एंशिएंट लॉज पुस्तक के लेखक सर हेनरी मैन है, तो आप हेनरी मैन के सिद्धांतों को तो पढ़ते हैं लेकिन किताबें आप उनके याद नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सर हेनरी मैन। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है। देखिए ये भी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तुलनात्मक राजनीति के 2 उपागम हैं, परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम। तो परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा, अतुलनात्मक अध्ययन, अवैज्ञानिक अध्ययन या अनुभववादी या औपचारिक संस्थात्मक अध्ययन। तो जो अनुभववादी उपागम है ये आपका परंपरागत उपागम है। इसका जो परंपरागत उपागम सॉरी ये आपसे पूछ रहा है कि परंपरागत उपागम नहीं है। तो अब जो ये जो व्यवहारवादी सब आए तो ये आपको कहने लगे कि जो भी अध्ययन हो एक तो अनुभव के आधार पर हो, यानी इंद्रिय जनित अध्ययन करना चाहिए, यानी इंद्रियों के आधार पे हो। तो ये तो आपका नहीं है। बाकी अतुलनात्मक अध्ययन
या अवैज्ञानिक अध्ययन और औपचारिक संस्थात्मक उपागम, ये आपके परंपरागत उपागम की विशेषता है। तो इसलिए इसका पूछा परंपरागत उपागम विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अनुभववादी उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत उपागम नहीं है। यानी अब इसमें से पूछा है कौन सा परंपरागत उपागम नहीं है। तो संस्थात्मक उपागम आपका परंपरागत उपागम है। मार्क्सवादी उपागम देखिए आधुनिक उपागम है, ये मार्क्सवादी उपागम जो है आधुनिक है। तो कानूनी औपचारिक उपागम और ऐतिहासिक उपागम ये तीनों ही आपके आधुनिक उपागम है, लेकिन मार्क्सवादी उपागम आपका परंपरागत उपागम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। सर हेनरी मैन, जेम्स बाइस, रूसो या आर्थर ए बेंटले। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट जो पुस्तक के लेखक हैं आर्थर ए बेंटले की पुस्तक है। और यही इसी को हम लोग ये कहना मतलब कि यहीं से व्यवहारवाद या आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक मतलब कि उसकी आधारशिला यहीं से रखी जाती है। एक तो ये थे और चार्ल्स मेरियम थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक उपागम की विशेषता नहीं है। आधुनिक उपागम की विशेषता कौन सी नहीं है। तो एक तो अनुभविक अध्ययन है, सही है, अंतर्विषयक अध्ययन भी है और सामाजिक संदर्भी अध्ययन, ये तीनों ही आधुनिक उपागम की विशेषता है। परंतु जो स्थिर व गतिहीन अध्ययन है ये परंपरागत अध्ययन की विशेषता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा कि ये आधुनिक उपागम की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम इतिहास की व्याख्या पर आधारित है। यानी कौन सा उपागम है जो इतिहास की व्याख्या करता है या उससे संबंधित है। संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम या व्यवस्था विश्लेषण उपागम, संस्थात्मक उपागम या मार्क्सवादी उपागम। तो इतिहास की व्याख्या आप जब पढ़ें तो आपको पता ही होगा कि कार्ल मार्क्स इतिहास की व्याख्या करता है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या करता है। तो इसलिए जो आपका ये उपागम है मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर आधारित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यवहारवाद का जन्म किस देश में हुआ। ब्रिटेन, अमेरिका, भारत या सोवियत संघ। तो व्यवहारवाद का जो जन्म होता है आपका अमेरिका में होता है, यूएसए में होता है। और व्यवहारवाद के जनक कौन है, डेविड स्टन है। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों के ही जनक डेविड स्टन है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि उत्तर व्यवहारवाद का जनक कौन है। देखिए क्वेश्चन आ गया कि डेविड स्टन, चार्ल्स मेरियम, रॉबर्ट डहाल या हेराल्ड लासवेल। तो उत्तर व्यवहारवाद के जनक जो है आपके कौन है, डेविड स्टन ही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान वह है जो सर्वोच्च सरकार के संगठन को निश्चित करता है। यह कथन किसका है। संविधान वो है जो सर्वोच्च सरकार के संगठन को निश्चित करता है, ये कथन किसका है। गिलक्राइस्ट, C.F. स्ट्रॉन्ग, डाइसी या ऑस्टिन। तो जॉन ऑस्टिन का कहना है कि संविधान वह है जो सर्वोच्च सरकार के संगठन को निश्चित करता है। जॉन ऑस्टिन का कहना है। याद रखिए जो आपके जॉन ऑस्टिन हैं संप्रभुता के एकलवादी और उसमें भी विधिवादी यानी कानूनी संप्रभुता के जनक हैं। कानूनी संप्रभुता के ये जनक हैं जॉन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से देश में लिखित संविधान नहीं है। चीन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या ब्रिटेन। तो किस देश में लिखित संविधान नहीं है। तो आप सभी को पता है संविधान तो है लेकिन लिखित संविधान नहीं है वो ब्रिटेन का, क्योंकि यहाँ का जो संविधान है वो वहाँ के रीति रिवाज एवं परंपराओं पर बना हुआ है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ब्रिटेन। यहाँ का लिखित संविधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23, किस देश का संविधान साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं करता। भारत, ब्रिटेन, रूस या अमेरिका। तो जो ब्रिटेन का कानून है साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं करता, क्योंकि यहाँ का जो संविधान है लिखा ही नहीं है, लिखित ही नहीं है। क्योंकि यहाँ जितनी भी व्यवस्थाएं जो भी काम होते हैं वहाँ के पूर्व में स्थापित रीति रिवाज एवं परंपराओं पर ही काम या प्रक्रिया होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक आदर्श संविधान में कौन से गुण होने चाहिए। संक्षिप्तता, स्पष्टता व निश्चितता, न्यायपालिका को स्वतंत्रता या उपरोक्त सभी। तो एक आदर्श संविधान में
कौन कौन से? एक तो संक्षिप्तता हो, संक्षिप्त में उसकी व्याख्या की गई है, संक्षिप्त में संविधान हो, जैसे कि यूएस का जो आपका संविधान उसमें मात्र केवल 7 ही आर्टिकल हैं, 7 ही अनुच्छेद हैं। स्पष्टता और निश्चितता बिल्कुल होना चाहिए और न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान होना चाहिए, तभी वो आदर्श संविधान माना जाएगा। तो इसलिए आदर्श संविधान की जो विशेषता या गुण है उपरोक्त सभी होना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किस देश के संविधान में संशोधन आसानी से हो जाता है? अमेरिका, भारत, चीन या ब्रिटेन? तो ब्रिटेन के संविधान में संशोधन आसानी से हो जाता है क्योंकि यहाँ का संविधान लिखित नहीं है, इसलिए यहाँ संशोधन करना आसान है, बजाय अमेरिका, भारत के संविधान में संशोधन के बजाय, क्योंकि अमेरिका और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है बेहद जटिल है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जनमत संग्रह की व्यवस्था द्वारा संविधान में संशोधन किस देश में होता है? यानी किस देश में जो संविधान संशोधन होता है जनमत संग्रह के द्वारा होता है या उसकी व्यवस्था की गई है? तो जो आपका स्विट्जरलैंड का संविधान है, जब यहाँ पे जो संशोधन की व्यवस्था है जनमत संग्रह के द्वारा, और याद रहे स्विट्जरलैंड में ही प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे कम संविधान संशोधन किस देश के संविधान में हुए हैं? तो सबसे कम जो संविधान संशोधन हुए हैं किस देश के संविधान में हुए हैं? भारत, अमेरिका, रूस या ब्रिटेन? तो सबसे कम जो संविधान संशोधन हुए हैं अमेरिका के संविधान में हुए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ पुस्तक किसने लिखी? डायसी, जेम्स ब्राइस, आइवर जेनिंग्स या मर्टन? तो रूल ऑफ लॉ जो पुस्तक यानी कानून का शासन या विधि का शासन, ये प्रचलित है किसके लिए? एवी डायसी के लिए, क्योंकि ये सिद्धांत विधि है, विधि का शासन, और पुस्तक भी लिखा गया रूल ऑफ लॉ के नाम से। क्वेश्चन नंबर 29 है, कानून के शासन का जनक कौन है? कौन सा देश है? यानी विधि के शासन का जनक कौन सा देश है? ब्रिटेन, भारत, चीन या अमेरिका? तो विधि के शासन का जो जनक देश है आपका ब्रिटेन है, यहीं से ये सिद्धांत पूरे विश्व में प्रचलित हुआ रूल ऑफ लॉ का या विधि के शासन का। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व का जो सबसे छोटा संविधान है वो है आपका यूएस यानी अमेरिका का। केवल यहाँ इसके संविधान में केवल 7 आर्टिकल हैं, केवल 7 अनुच्छेद हैं, कुल 7 अनुच्छेद हैं, इसलिए ये विश्व का सबसे छोटा संविधान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, लूट प्रथा यानी स्पॉइल सिस्टम का उल्लेख किस देश के संविधान में हुआ है? तो एक प्रकार की नौकरशाही व्यवस्था थी जिसको लूट व्यवस्था के नाम से या स्पॉइल सिस्टम के नाम से जाना जाता था। तो किस देश में प्रचलित था ये, या किस देश के संविधान में ये व्यवस्था है, उल्लेख किया गया इसका? अमेरिका, भारत या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो लूट प्रथा जो प्रचलित थी कहाँ थी? अमेरिका में प्रचलित थी। ये जो कि वहाँ 1883 में जो पेडल्टन अधिनियम आया उसी के माध्यम से इसको समाप्त कर दिया गया स्पॉइल सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधानवाद का अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन, यह कथन किसका है? C.F. स्ट्रॉन्ग, कार्टन हर्ज, केसी वियर या अब्राहम? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ग। केसी वियर कहते हैं कि संविधानवाद का अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल, नियम के अनुसार, विधि के अनुसार शासन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बेहद आसान क्वेश्चन है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? का जेम्स ब्राइस, लेनिन, कार्ल मार्क्स या चार्ल्स मेरियम? तो ऑप्शन होगा कार्ल मार्क्स। याद रहे जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों ने साथ मिलकर लिखा है, दोनों इसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, सीमित सरकार की परंपरा का निर्वहन किस देश में हुआ है? यानी मिनिमम गवर्नमेंट की शुरुआत किस देश से आरंभ मानी जाती है? तो चीन, अमेरिका, वियतनाम या रूस? तो अमेरिका में सीमित सरकार की बात की गई है या वहाँ की परंपरा का निर्वहन किया जाता है सीमित सरकार। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधानवाद की प्रमुख समस्या कौन सी है? जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसकी प्रमुख समस्या कौन सी है? युद्ध, संवैधानिक शासन का स्थगन, राजनीतिक समानता का सिद्धांत या उपर्युक्त सभी?
तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा। इसकी समस्या संविधानवाद की युद्ध भी है, युद्ध के दौरान संविधान काम नहीं करता या उसमें तमाम तरह के उलटफेर हो जाते हैं। संवैधानिक शासन अगर चल रहा फिर अगर उसका स्थगन भी हो जाए तब भी संविधानवाद की समस्या खड़ी हो जाती है। और राजनीतिक समानता, नहीं सभी को राजनीतिक समानता देने की बात करें तभी संविधानवाद की भी खतरा हो जाती है या उसका समस्या हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व का सबसे प्राचीन संविधान किस देश का है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या चीन? तो विश्व का जो सबसे प्राचीन संविधान है ब्रिटेन का है, क्योंकि सबसे पहले जो संविधान का शुरुआत हुआ वो ब्रिटेन से माना जाता है, लेकिन जो लिखित संविधान है अमेरिका का है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे लचीला संविधान किस देश का है? लचीला संविधान का मतलब कि उसमें आसानी से सरलतापूर्वक संशोधन हो जाए। भारत, चीन, ब्रिटेन या अमेरिका? जो तो सबसे लचीला जो संविधान है इन तीन में से वो भारत, अमेरिका है, फ्रांस है, भारत है, ब्रिटेन है। तो सबसे जो लचीला संविधान है ब्रिटेन का है। विश्व का सबसे विस्तृत संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? आप बताएंगे कि सबसे बड़ा जो संविधान है भारत का है। इसमें जो इसका मूल संविधान था उसमें 395 आर्टिकल या अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे। तो अब तक का ज्ञात जो है, अब तक जितने भी संविधान बने विश्व में उन सभी में से सबसे जो विस्तृत और बड़ा संविधान है भारत का है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान का निर्माण मननात्मक रचना द्वारा हुआ है? अमेरिका, चीन, फ्रांस या स्पेन? तो मननात्मक रचना के द्वारा अमेरिका का हुआ, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान क्रांति की उपज है? चीन, भारत, ब्रिटेन या अमेरिका? तो क्रांति की उपज जो संविधान है वो आपका चीन का है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान परंपराओं एवं रीति रिवाजों पर आधारित है? तो परंपराओं एवं रीति रिवाजों पर आधारित जो संविधान है आपका ब्रिटेन का है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, आरंभन प्रणाली यानी इनिशिएटिव सिस्टम का संबंध किस देश से है? चीन, फ्रांस, स्पेन या स्विट्जरलैंड? तो जो आरंभन प्रणाली होती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होती है, यानी जनता जहाँ खुद स्वयं पहल के जनता के द्वारा शासन के कार्यों या उसमें किसी प्रकार के बदलाव का स्वयं आरंभन किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, उसी को हम आरंभन प्रणाली बोलते हैं। तो ये स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधानवाद की उत्पत्ति किस देश में हुई? भारत, ब्रिटेन, यूनान या रोम? तो संविधानवाद की जो उत्पत्ति हुई है याद रहे सबसे पहले यूनान से होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तरदायी सरकार की परंपरा किस देश में नहीं है? याद रहे आपसे पूछ रहा है जो उत्तरदायी सरकार है उसकी परंपरा किस देश में नहीं है? भारत, चीन, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड? तो जो आपका उत्तरदायी सरकार की परंपरा है वो किस में प्रचलित नहीं है? तो आपको याद है चीन में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, मैग्ना कार्टा का संबंध किस देश से है? चीन, पोलैंड, रूस या ब्रिटेन? तो मैग्ना कार्टा का संबंध आपका ब्रिटेन से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा हमेशा। 1215 में याद रहे 1215 में ब्रिटेन या इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा आया, इसीलिए ये फेमस है और यहीं से संविधानों की शुरुआत होती है, पहली आधारशिला हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, 1688 की शानदार क्रांति किस देश में हुई? 1688 की क्रांति किस देश में हुई? यानी गौरवपूर्ण क्रांति बोलते हैं या इंग्लैंड की क्रांति बोलते हैं, तो ये इंग्लैंड में हुआ यानी ब्रिटेन में हुआ। गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति बोलते हैं, शानदार या गौरवपूर्ण ये सभी इसी का उपनाम है। और याद रहे इसी की शुरुआत 1689 में बिल ऑफ राइट्स भी आया या अधिकार पत्र बोलते हैं इसी को। क्वेश्चन नंबर 47 है, ब्रिटेन में अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स, देखिए क्वेश्चन आ गया। तो ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स कब पास हुआ? तो ये 1689 में पास हुआ, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
8 है ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स का संबंध किससे है? ब्रिटिश समाज, नागरिकता अधिनियम, मैग्ना कार्टा या महान परिषद? तो जो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ये किससे संबंधित है? आपका महान परिषद से संबंधित है। जुंटा क्या है? जुंटा क्या है? सामाजिक वर्ग है, न्यायपालिका है, मंत्रिमंडल है या प्रतिनिधि सभा है? तो जुंटा आपका जो है वह मंत्रिमंडल है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? 1705 या 1911 या 1789 या 1905? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा 1789 में ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस क्रांति हुआ, फ्रांस की क्रांति हुआ। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इसका नारा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, यानी जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उसका समकालीन व्यक्ति कौन है? तो ये है आपका नेपोलियन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है एक सदनीय व्यवस्थापिका किस देश में है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या चीन? तो एक सदनीय व्यवस्थापिका जो है आपका चीन में है, बाकी भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, द्विसदनीय व्यवस्थापिका किस देश में है? चीन, तुर्की, ब्रिटेन या पाकिस्तान? द्विसदनीय व्यवस्थापिका आपका एक तो चीन, तुर्की, पाकिस्तान में एक सदनीय व्यवस्थापिका है, लेकिन ब्रिटेन में आपका द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, एक लॉर्ड सभा है, एक कॉमन सभा है। क्वेश्चन नंबर 54, संसद के दूसरा सदन का प्रमुख लाभ क्या है? तो संसद के दूसरे सदन का प्रमुख लाभ यह है कि एक तो यह प्रथम सदन की निरंकुशता को रोकता है, समय की बचत करता है, प्रथम सदन के कार्यों का पुनरावलोकन करता है। तीनों सही हैं, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन सदन का संबंध किस देश से है? यानी कॉमन सभा जो है यानी हाउस ऑफ कॉमन्स है किस देश से संबंधित है? तो ये हाउस ऑफ कॉमन जो है ब्रिटेन का निम्न सदन है या प्रतिनिधि सभा है। हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कॉमन सदन का कार्यकाल क्या है? यानी कॉमन सभा का कार्यकाल कितना है? हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल कितना है? 10 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो कॉमन सभा का कार्यकाल आपका 5 वर्ष है, जैसे कि भारतीय लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। कोई जो नहीं 5 वर्ष, इससे पूर्व भी सदन विघटित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 57 है कॉमन सदन द्वारा पारित विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कितने समय तक रोक सकता है? 1 वर्ष, 6 महीने, 2 वर्ष या 3 वर्ष? तो कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स केवल 1 वर्ष तक रोक सकता है, अधिकतम 1 वर्ष तक रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 है वित्त विधेयक पेश किया जा सकता है निम्न सदन में, उच्च सदन में, दोनों में या किसी में नहीं? तो आपका वित्त विधेयक केवल निम्न सदन में ही पेश किया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है लॉर्ड सभा यानी लॉर्ड सदन वित्त विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? तो वित्त विधेयक को लॉर्ड सभा 1 महीने तक रोक सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है ब्रिटिश मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? जनता, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन या किसी के प्रति नहीं? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है वो किसी के प्रति उत्तरदायी होगा, तो होगा निम्न सदन जो कि कॉमन सभा है। जैसे कि आपके वहाँ जो भारतीय मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी यानी निम्न सदन के प्रति, तो वैसे ही जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 61 है ब्रिटिश लॉर्ड सभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? धनी वर्ग, कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग या उपरोक्त सभी?
तो जो ब्रिटिश लॉर्ड सभा है, यानी लॉर्ड सभा, हाउस ऑफ लॉर्ड, धनी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, कुलीन वर्ग का करती है, सामंत वर्ग का करती है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, लॉर्ड सभा के सभापति की नियुक्ति कौन करता है? तो लॉर्ड सभा के सभापति की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, कॉमन सदन की अध्यक्षता कौन करता है, यानी कॉमन सभा की अध्यक्षता कौन करता है? सम्राट, लॉर्ड चांसलर, प्रधानमंत्री या स्पीकर? तो हाउस ऑफ कॉमन्स की जो अध्यक्षता करेगा वो है स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, अमेरिकी सदन के कितने सदन हैं? 2, 1, 3 या 4? तो अमेरिकी सदन के 2 सदन हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक सीनेट है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रतिनिधि सदन का संबंध किस देश की व्यवस्थापिका से है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या चीन? तो प्रतिनिधि सदन का संबंध जो है आपका अमेरिका की व्यवस्थापिका से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल कितना है? तो प्रतिनिधि सदन जो है, प्रतिनिधि सभा जो है उसका कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष है, 4 वर्ष है, 5 वर्ष है या 3 वर्ष है? तो प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल 5 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अमेरिकन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? साधारण जनता, सीनेट, प्रतिनिधि सभा या कोई नहीं? तो अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो है वो प्रतिनिधि सभा लगा सकती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की उत्पत्ति किस देश में हुई है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या फ्रांस? तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की उत्पत्ति सबसे पहले आपकी उत्पत्ति जो है फ्रांस में हुई है, लेकिन इसका बृहद स्तर पर प्रयोग जो होता है, जो एकदम देखने को मिलता है आपका कहाँ? अमेरिका में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किस देश में अपनाया गया है? चीन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका या ब्रिटेन? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है अमेरिका में, न ही चीन में है और न ही स्विट्जरलैंड में, न ही ब्रिटेन में। जो शक्ति पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर जो है अमेरिका इस संविधान में अपनाया गया है, या वहाँ की प्रचलित व्यवस्था है। जो सरकार के तीनों अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही अपने कार्यों में अलग अलग हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और दोनों ही सेपरेशन ऑफ पावर जो है दोनों ही एक दूसरे के कार्यों से अलग भी हैं और दोनों एक दूसरे के चेक एंड बैलेंसेस पे भी काम करती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100, 102, 104 या 99? तो सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है, क्योंकि जो अमेरिकी संघ है उसमें 50 राज्य सम्मिलित हैं और प्रत्येक राज्य से 2 सीनेट सदस्यों की भेजने की व्यवस्था है, इसलिए सीनेट के सदस्यों की कुल संख्या 100 होती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है? तो राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सीनेट या राज्य परिषद? तो विश्व का सर्वाधिक द्वितीय सदन जो शक्तिशाली है, सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन आपका अमेरिका की सीनेट है। निरोध व संतुलन का सिद्धांत किस देश में अपनाया गया है? यानी चेक एंड बैलेंसेस का सिद्धांत जो है किस देश में अपनाया गया है? तो ये है आपका अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 73 है, समझौते व संधियां कौन अनुसमर्थित करता है? यानी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते व संधियां होती हैं उनको समर्थन कौन देता है? बिना उसके समर्थन के लागू नहीं हो सकता। तो सीनेट का काम है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते व संधियां की जाती हैं उसका अनुमोदन सीनेट के द्वारा बेहद आवश्यक है। अगर वो अनुमोदन नहीं करती है तो संधियां लागू नहीं हो पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, अमेरिकन राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किस विधि द्वारा?
अधिवेशन बुलाकर, महाभियोग द्वारा या स्पीकर द्वारा या जनता द्वारा। तो अमेरिकन राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा वहाँ उसके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से स्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा, कॉमन सभा, राष्ट्रीय जन कांग्रेस या सीनेट। तो जो स्थायी सदन है वो सीनेट है, ये कभी भी विकसित नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और पॉलिटिकल साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके सब्जेक्ट से तमाम क्वेश्चन पेपर हैं और सॉल्व पेपर हैं, अनसॉल्व है और मॉडल पेपर है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ये जो आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति है, ये आपके पॉलिटिकल साइंस के किसी भी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और रिवाइज करते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, संघीय सभा किस देश की व्यवस्थापिका है? भारत, चीन, स्विट्जरलैंड या अमेरिका। तो संघीय सभा जो व्यवस्थापिका यानी किस देश की विधायिका है? तो ये स्विट्जरलैंड की विधायिका या व्यवस्थापिका है। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय जन कांग्रेस किस देश की व्यवस्थापिका है? चीन, ब्रिटेन, फ्रांस या भारत। तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो है आपका चीन की व्यवस्थापिका है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 78 है, वर्तमान चीनी संविधान किस वर्ष बनाया गया है? यानी जो वर्तमान चीनी संविधान है उसका निर्माण किस वर्ष हुआ? तो ये आपका 1982 में चीनी संविधान का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 79 है, चीनी प्रधानमंत्री को कौन बर्खास्त कर सकता है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस, राष्ट्रपति, राज्य परिषद या जनता। तो चीनी प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय जन कांग्रेस बर्खास्त कर सकती है या उसके पद से हटा सकती है। क्वेश्चन नंबर 80 है, अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? अध्यक्षात्मक, संसदीय, पैतृक या बहुल कार्यपालिका। तो अमेरिका में जो शासन प्रणाली है अध्यक्षात्मक है, क्योंकि यहाँ जो सरकार का मुखिया है राष्ट्रपति है, और भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 81 है, बहुल कार्यपालिका किस देश में पाई जाती है? भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड। तो बहुल कार्यपालिका एक स्विट्जरलैंड की अनोखी व्यवस्था है, ये व्यवस्था आपकी स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 है, ब्रिटेन में राजा और ताज में अंतर किया जाने लगा, यानी राजा और जो ताज है उसमें कब से अंतर किया जाने लगा? 1215, 1911, 1688 या 1905। तो ब्रिटेन में राजा और ताज में अंतर 1688 यानी गौरवपूर्ण क्रांति जब हुई उससे बाद से किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, रीजेंसी अधिनियम का संबंध किससे है? तो रीजेंसी अधिनियम का संबंध किससे? सम्राट, स्पीकर, कॉमन सभा या हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो रीजेंसी अधिनियम का संबंध आपका सम्राट से है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, किस देश की शासन प्रणाली में अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन प्रणाली दोनों के गुण पाए जाते हैं? यानी किस देश की ऐसी जो शासन प्रणाली है जिसमें आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों के गुण विद्यमान है? ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या भारत। तो जो आपका स्विट्जरलैंड है इसमें संसदीय शासन के गुण और अध्यक्षात्मक शासन के गुण दोनों विद्यमान हैं, और इसमें अगर फ्रांस होता, फ्रांस भी इसमें, यहाँ फ्रांस में भी अध्यक्षीय और संसदीय दोनों शासन प्रणाली के गुण विद्यमान हैं। तो इसका आंसर होगा फिलहाल स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रिवी काउंसिल यानी प्रिवी परिषद का संबंध किससे है? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका या चीन। तो प्रिवी काउंसिल जो है, प्रिवी परिषद जो है ब्रिटेन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86 है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल को वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? 1911, 1949, 1937 या 1688। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल को वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? तो ये आपका 1937 में, ऑप्शन सी
सी। क्वेश्चन नंबर 87 है, कबाल का संबंध किससे है? कॉमन सभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मंत्रिमंडल या स्पीकर? तो कबाल का संबंध जो है आपका मंत्रिमंडल से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, ब्रिटेन में मंत्रिमंडल प्रणाली का वास्तविक विकास किस युग में हुआ? हैनोवर वंश, हसिया वंश, मांचू वंश या स्टुअर्ट वंश? तो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल प्रणाली का वास्तविक विकास आपका हैनोवर वंश में हुआ है। हैनोवर वंश, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? स्टैनली वॉनविन, वॉलपोल, मार्गरेट थ्रेचर या डफ कपूर? तो ब्रिटिश महिला प्रधानमंत्री, देखिए इसमें अगर पूछता ब्रिटिश महिला प्रधानमंत्री, इसमें छोड़ दिया तो मार्गरेट थ्रेचर होंगी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ब्रिटिश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थ्रेचर है। क्वेश्चन नंबर 90, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस देश में नहीं है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या स्विट्जरलैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 होगा, ये मिसप्रिंट है, आप इसको 89 कीजिए। तो प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? स्टैनली वॉनविन, वॉलपोल, मार्गरेट थ्रेचर या डफ कपूर? तो प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे रॉबर्ट वॉलपोल थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगर पूछे प्रथम ब्रिटिश महिला प्रधानमंत्री, तो महिला प्रधानमंत्री जो है आपकी मार्गरेट थ्रेचर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस देश में नहीं है? भारत, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड में सामूहिक उत्तरदायित्व है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी आपका भारत, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड में है, लेकिन अमेरिका में नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, अमेरिकन मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो अमेरिकी जो मंत्रिमंडल है वो केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, नहीं वो प्रतिनिधि सभा और नहीं सीनेट के प्रति और नहीं जनता के प्रति उत्तरदायी है, ये केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 92 है, ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? सम्राट, प्रधानमंत्री, हाउस ऑफ लॉर्ड्स या स्पीकर? तो ब्रिटेन में वास्तविक जो कार्यपालिका है वो है आपका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 93, अमेरिकन राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत हटाने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 2/3, 1/3, 1/4 बहुमत या 3/4 बहुमत? तो अमेरिकन राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाने के लिए जरूरी है कि 2/3 बहुमत हो। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 2/3 बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94, महाभियोग की प्रक्रिया के तहत किस राष्ट्रपति को हटाया गया? निक्सन, जेफरसन, रूजवेल्ट या जॉर्ज बुश? तो महाभियोग के तहत निक्सन को उनके पद से हटाया गया। क्वेश्चन नंबर 95 है, वाटरगेट कांड का संबंध किस देश से है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या चीन? तो वाटरगेट का जो कांड है आपका अमेरिका से संबंधित है, इसी के द्वारा इनको राष्ट्रपति महोदय को अपने पद को त्यागना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 96 है, चीन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस, राष्ट्रपति, जनता या प्रधानमंत्री? तो चीन में जो कार्यपालिका है राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति, नेशनल पीपल कांग्रेस, इसको एनपीसी भी बोलते हैं, उसके प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 97 है, चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस किसके प्रति उत्तरदायी है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी चीन में जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस है एनपीसी, जो वहाँ की व्यवस्थापिका है, किसके प्रति उत्तरदायी है? तो है आपका जो साम्यवादी दल है कम्युनिस्ट पार्टी, उसके प्रति उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से किस देश की कार्यपालिका की प्रकृति बहुलवादी है?
प्रकृति जो है उसकी बहुलवादी है, वो है आपकी स्विस कार्यपालिका। डियर स्टूडेंट, फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन साथियों से भी रिक्वेस्ट है जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे संबंधित विषय से संबंधित बेहद जो विभिन्न विषयों के क्वेश्चन पेपर, उनका आंसर की और शॉर्ट पेपर अपलोड है, आप चाहे तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, उसका लाभ उठाकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश की न्यायपालिका के पास है? ब्रिटेन, चीन, अमेरिका या स्विट्जरलैंड। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, जुडिशियल रिव्यू, वो अमेरिका की न्यायपालिका के पास है। और प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, जूरी प्रथा किस देश में प्रचलित है? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका या चीन। तो ब्रिटेन में जूरी प्रथा प्रचलित है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट ये पार्ट 2 था। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तुलनात्मक राजनीति से संबंधित, जो कि बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, खासकर उन छात्रों के लिए जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।